कोटा क्लासेस हरिद्वार ने इस बार जेई मेन 2024 सेशन 1 के रिजल्ट में अपने रिजल्ट से पूरे भारतवर्ष में अपने रिजल्ट का डंका बजाया है, जिसमें कि हमारे सभी सिलेक्टेड छात्रों को कोटा क्लासेस की तरफ से पहले तो मैं बधाई देता हूं। और हमारे बीच आज दो हमारे होनहार बच्चे बैठे हैं जिन्होंने कि उत्तराखंड में 99 परसेंटाइल की श्रेणी में आकर पूरे देश में नाम रोशन किया है कोटा क्लासेस हरिद्वार का, अपने माता पिता का। तो आज हम उनसे इंटरेक्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे उनकी स्ट्रेटजी के बारे में कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे करी है। एक्चुअल में जब भी कोई सिलेक्शन होता है तो उसके पीछे की जो बैकग्राउंड होती है उसमें बहुत सारी मेहनत होती है, उनके शिक्षक के, उनके माता पिता की। तो इस बारे में हम उन दोनों बच्चों से बात करेंगे कि आखिर उन्होंने ये जो आज परसेंटाइल ऑब्टेन किया है वो कैसे सफल हो पाए, कैसे संभव हो पाया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अभी शिवम अग्रवाल से, जिन्होंने कि उत्तराखंड में अब 99 पॉइंट क्या परसेंटाइल है बेटा आपका? 99.969। अब शिवम हमें ये बताइए कि ये जो आपका परसेंटाइल आया है, ये जो आपका सिलेक्शन हुआ है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? मेरी सफलता का मैं पूरा श्रेय कोटा क्लासेस अपने परिवार को देना चाहता हूँ। मेरे फैमिली में मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। कोटा क्लासेस में हर फैकल्टी ने बहुत सपोर्ट किया। जब भी टेस्ट में अप्स एंड डाउन्स आए तो सारे टीचर्स ने मोटिवेट भी किया, जिससे कभी कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। तो इससे काफ़ी फ़ायदा भी मिला मेरे को। मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा बूस्टेड रहा और एग्ज़ाम से पहले मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ गया था कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। मैंने मेहनत करी है, टीचर्स ने मेरे ऊपर मेहनत करी है। तो मैं पूरा श्रेय कोटा क्लासेस और अपने फैमिली को देना चाहूँगा। शिवम, जैसे आपने 300 में 275 मार्क्स लाए, फिजिक्स में कितने मार्क्स थे आपके 100 में? फिजिक्स में 100 में से 100 थे। 100 आउट ऑफ 100, बहुत शानदार। मैथ्स में? मैथ्स में 95 आउट ऑफ 100। 95 आउट ऑफ 100। एक क्वेश्चन आपका मैथ्स में गलत हो गया, ठीक है। और केमिस्ट्री में आपके कितने मार्क्स रहे? 80 आउट ऑफ 100। 80 आउट ऑफ 100, बहुत शानदार मार्क्स रहा। बेसिकली आपने जेई मेन की तैयारी, जेई मेन और एडवांस की तैयारी कब से शुरू की और कब आपको ये ख्याल आया कि हमें जेई मेन और एडवांस की तैयारी करनी है? मतलब यहाँ कोटा क्लासेस में आने से पहले आपके दिमाग में क्या चल रहा था? व्हेन यू आर इन क्लास 10th, आप क्लास 10th में थे, तो उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि हमें आगे जेई मेन और जेई एडवांस की तैयारी करनी है और क्यों करनी है? मेरे एक बड़े भैया हैं जो अभी इस वक्त आईआईटी में ही पढ़ रहे हैं। उन्होंने भी यहीं से कोचिंग करी थी। तो जब मैं 10th में था तब वो 12th में थे, उनका एग्ज़ाम भी हो चुका था। तो उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था। तो इसीलिए मैंने भी, उन्होंने भी आईआईटी से, अभी आईआईटी में है वो? मेरे भैया भी अभी आईआईटी में है, एमएनसी ब्रांच है। अरे वाह, कहाँ से पढ़ाई करी थी उन्होंने? कोटा क्लासेस से ही पढ़ाई करी थी। ओके, और उससे आपको काफी प्रेरणा मिली? उससे मेरे को काफ़ी प्रेरणा मिली। मेरे भैया का भी सिलेक्शन हुआ था तो उससे मेरे को भी अच्छा लगा कि अगर मैं भी मेहनत करूंगा तो मेरा भी हो जाएगा। इसलिए मैं भी कोटा क्लासेस में आया। कितने भाई बहन हैं शिवम आप? बस 2 ही हैं, मैं और मेरा भाई। आप और आपके भाई। पापा क्या करते हैं आपके? पापा प्राइवेट जॉब करते हैं। पापा प्राइवेट जॉब करते हैं, मतलब एक मध्यम वर्गीय परिवार से आप बिलोंग करते हैं। बड़ी बात है ये। और पापा के 2 बच्चे हैं, दोनों, एक आईआईटी में है और दूसरा आप आईआईटी जाने की तैयारी में है। बहुत शानदार। पढ़ने के दौरान 11वीं 12वीं में आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई, कैसे तैयारी करी? क्योंकि इन जनरल देखा जाता है कि कोचिंग्स में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक फैशन के तौर पे कोचिंग ज्वाइन करते हैं। एक मतलब कोचिंग को बहुत सीरियसली बच्चे नहीं देखते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं। और कुछ बच्चे उनमें से ऐसे भी होते हैं, आप जैसे, जो कोचिंग का प्रॉपर फ़ायदा लेते हैं, टीचर्स का प्रॉपर यूज़ करते हैं, स्टडी मटेरियल का यूज करते हैं, टेस्ट सीरीज का यूज करते हैं। तो आपकी 2 साल के दौरान आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, कोर स्ट्रैटेजी क्या थी, जिससे बाकी बच्चों को ये पता चले कि वो तैयारी करने के दौरान क्या क्या सावधानी बरते हैं? क्योंकि आपने मतलब एक तरह से 100 परसेंटाइल मार्क्स स्कोर किया है। 99.969 मतलब 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स, 95 मैथ्स में। ये बड़ी अचीवमेंट मानता हूं मैं इसको। हरिद्वार जैसे छोटे शहर के लिए, जहां मतलब बच्चे, जो ज्यादातर बच्चे कोटा, राजस्थान, जयपुर, दिल्ली जाते हैं तैयारी करने के लिए, और आप एक छोटे से शहर में आपने फुल मार्क्स अचीव किया। फुल मार्क्स, मैं इसको फुल मार्क्स से भी ऊपर की श्रेणी दूंगा, क्योंकि हरिद्वार ऐसे शहर में इतने बड़े मार्क्स को स्कोर करना टीचर्स के सानिध्य में, ये बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। और ये क्रेडिबिलिटी आपके पेरेंट्स की और टीचर्स की दोनों है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि आपके दिमाग में 2 साल के दौरान क्या चल रहा था, कैसे आपने तैयारी करी?
मैं आपको सबसे पहले अपनी तैयारी के बारे में बताता हूँ। मैं सबसे पहले जब कोचिंग आता था तो ऑन एन एवरेज पर डे 4 आवर्स की कोचिंग होती है। तो हमें पूरी क्लास में एक तो एकदम सिंसियरली बैठना होता है, सब कुछ समझना होता है। कोई चीज़ समझ ना आए तो वहीं के वहीं डाउट पूछना होता है। और जब घर जाएँ कोचिंग खत्म होने के बाद तो घर जाके एक बार रिवाइज़ ज़रूर करना होता है कि क्लास में क्या पढ़ाया गया है। क्योंकि रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना दिमाग से निकल जाता है वो चीज़ जो पढ़ाई गई है। तो उसे रिवाइज़ करना होता है। और जब क्वेश्चन सॉल्विंग की बारी आती है तो जो कोचिंग का मटेरियल होता है, मॉड्यूल होता है, वो मोर देन इनफ होता है। मतलब हम एक इंसान को ज़्यादा बुक्स के पीछे नहीं भागना चाहिए। एक ही मटेरियल को फॉलो करना चाहिए और उसी में मास्टरी करनी चाहिए। चाहे अब उसको वो मटेरियल बार-बार ही क्यों ना बनाना पड़े। ज़्यादा बुक्स के पीछे भागेंगे तो ना कुछ भी नहीं हो पाएगा, मतलब खराब हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए एक बुक को फॉलो करो और उसी को अच्छे से मास्टरी कर लो उसमें। अच्छा शिवम, मेरा एक क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, प्रखर आपसे भी ये क्वेश्चन होगा मेरा। आपको पता था कि आप इतना अच्छा परसेंटाइल स्कोर करने जा रहे हैं? 100% इन फिजिक्स, 99.99% इन मैथ्स, 99 पॉइंट समथिंग उसी तरह केमिस्ट्री में। तो क्या आपको विश्वास था कि ये आप इतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे? और विश्वास था तो ये कब आपको विश्वास हुआ था? ऑब्वियसली जब प्रिपरेशन स्टार्ट होती है तो कोई भी इतने आराम से गैस नहीं कर पाता कि उसके कितने मार्क्स आएंगे। लेकिन जैसे जैसे प्रिपरेशन आगे बढ़ती रहती है, एग्जाम का टाइम आते रहता है, तो हर बच्चे को खुद रियलाइज हो जाता है कि उसके कितने नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में या कोई भी और टेस्ट जो वो दे रहा हो। तो उस हिसाब से पता चल जाता है कि उसके जेईई मेन में कितने नंबर आने वाले हैं। तो इस हिसाब से मेरे को लगता था कि मेरे 250 प्लस तो आ सकते हैं अगर मैं पेपर अच्छे से दूं। और मेरा पेपर थोड़ा और अच्छा चला गया तो मेरे 275 भी आ गए इस बार। तो हाँ, बस। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार। प्रखर जैन भी हमारे साथ हैं। प्रखर, आपके परसेंटाइल कितनी रही? इस जेई मेंस के इस अटेम्प्ट में मैंने 99.847 परसेंटाइल हासिल की। 99.847। 847। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप डीएवी हरिद्वार के छात्र हैं हाँ जी, मैं डीएवी और हरिद्वार से स्कूल के साथ आपने ये अचीवमेंट हासिल करी है, जी। ये बड़ी बात है। आपने अपनी तैयारी कब से शुरू करी? मैंने अपनी तैयारी 10वीं के एग्जाम्स के बाद 11th से चालू की। 11th से ही मेरे को लगा कि अब मेरे को इंजीनियरिंग की स्ट्रीम में ही आगे बढ़ना है, तो तभी से मैंने कोटा क्लास के साथ मिलके अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी चालू की। और यहाँ कैसे आए? कोटा क्लास से हरिद्वार कैसे आना हुआ आपका? सबसे पहले मेरी बहन भी यहीं से कोटा क्लास से पढ़ चुकी हैं। वो एमबीबीएस की एक छात्र हैं जो कि अभी अपनी कॉलेज में एमबीबीएस कर रही हैं। तो उन्होंने मेरे को यहाँ के बारे में बताया कि यहाँ पर इंजीनियरिंग की भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, इसीलिए मैंने कोटा क्लास को चुना। और प्रिपरेशन के दौरान कोई उलझन, कोई कुछ ऐसा मन में डाउट जो लग रहा हो कि भाई कई बार बच्चे क्या होता है ना कि जब प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत श्योर नहीं होते कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इन जनरल बच्चों में ये चीजें होती है। तो कभी कभी आपको ऐसा लगा कि डर सा लगा कभी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि डर होना बहुत ही स्वाभाविक है। जो कोई हम पेपर देते हैं, कई बार कम नंबर आते हैं तो उसमें हमें सबको ही लगता है कि पता नहीं हमारा सिलेक्शन हो पाए या ना हो पाए। लेकिन इसमें मैं मानूंगा कि मेरे सभी गुरुजन, कोटा क्लास की फैकल्टी, मेरे माता पिता एवं मेरी बहन, इन सभी ने मेरे को लगातार मोटिवेटेड रखा कि कोई नहीं, अगर एक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं तो अगले में आप कम बैक करके उससे ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकते हो। तो इसमें ऐसा मुझे लगता है कि अगर आपको कभी कम लग रहा है कि आपके नंबर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों से मिलें जो आपको मोटिवेट कर सकें, जो आपको आगे बता सकें कि आपको आगे तैयारी किस तरीके से बढ़ानी है। अगर आप ऐसे लोगों से मिलेंगे तो आप मोटिवेट होंगे और आप और अच्छे तरीके से आगे अपनी तैयारी बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया बात बोली। मैं इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहूंगा। शानदार बात बोली इन्होंने। नेगेटिविटी आपकी लाइफ में कम होना चाहिए। जितना कम नेगेटिविटी होगी, जितनी कम से कम नेगेटिविटी होगी, उतना आपको पॉजिटिव अप्रोच मिलेगा। कई बार क्या होता है, आप 300 नंबर का पेपर दे रहे हैं, कई बार टेस्ट में आपके 200 नंबर भी आते हैं, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि 300 में 295 नंबर भी आए हैं, 295 भी आए हैं। ठीक है ना? तो वो जो बीच का एक बैलेंस है ना, वो बना रहना चाहिए। मतलब मैं सब बच्चों को ये कहना चाहूंगा कि जो मार्क्स का जो डिफरेंस होता है उसमें अपने आप को बिल्कुल आप तैयार रखिए। क्यों शिवम, ऐसा बहुत बार हुआ है कि मार्क्स कम भी आए हैं? यस सर, बहुत बार हुआ है। जब भी पेपर टफ हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मार्क्स कम हो जाते हैं, लेकिन उससे कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेपर में या लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो कभी भी जब भी अप्स हो तो खुश नहीं होना चाहिए, और जब भी डाउन्स हो तो दुखी नहीं होना चाहिए। हमेशा अपना एक कॉन्स्टेंटली रहना चाहिए कि हाँ, जो भी हो रहा है हम आगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। प्रखर, स्कूल
जाने के दौरान, जैसे कई बार आप जब 11वीं 12वीं में स्कूल जाते हैं, सुबह काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल होता है, सुबह 6 बजे से लेकर 2 ढाई बजे तक स्कूल होता है, फिर कोटा क्लासेस की क्लासेस होती हैं, कोचिंग्स की क्लासेस होती हैं, उसको कैसे मैनेज करते थे? वो बड़ा चैलेंजिंग, काफ़ी बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर मैं टाइम प्लानिंग कैसे करूँ, कैसे स्कूल को और कोचिंग में एक सामंजस्य बैठाऊँ? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। पढ़ाने के दौरान हम लोगों से 10 में से 6 बच्चों का क्वेश्चन यही होता है, ये वाला जो फैक्टर है, इसको कैसे हम लोग बेहतर तरीके से तालमेल बैठाएं? इसके बारे में बताएं। सर मैं भी यही मानता हूँ कि स्कूल और कोचिंग का साथ में तालमेल बिठाना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो सब बच्चों को परेशान करती है जो भी स्कूल के साथ तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक सही तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएं तो इससे हम बाहर निकल सकते हैं। उसी स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं। उसके लिए हमें ऐसा करना चाहिए कि हमें पहले स्कूल जाने वाले दिन निर्धारित करने चाहिए कि एक हफ्ते में हम 3 या 4 दिन ही स्कूल जाएं, उन्हीं दिन हम स्कूल जाएंगे। उनके बाकी जो दिन है उसमें अपनी आगे की जो अपनी आप तैयारी कर रहे हैं उसे आप आगे से बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही जैसे आप स्कूल से आके कोचिंग जाते हैं तो उसके बाद 2-3 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के रोज ज़रूर निकालने चाहिए। अगर आप नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आपको अगले दिन कैसे भी करके थोड़ा और टाइम बचाना चाहिए, तभी स्कूल और कोचिंग साथ में मैनेज हो पाएंगे। बहुत कठिन चीज़ है, लेकिन यदि आप इसे बाधा को पार कर लेंगे तो आपको प्रेशर मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आएगा, और आगे कभी प्रेशर पड़ेगा जैसे बोर्ड और जेई यदि कभी साथ में आते हैं तो तब आप प्रेशर को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे। तो मैं मानता हूँ कि इस चीज़ से आपको आगे निकलना सीखना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी स्किल है जो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रखर। एक मेरा लास्ट तो नहीं बोलूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बच्चे पूछते हैं कितने घंटे पढ़ना चाहिए? कितने घंटे एक छात्र को स्कूल कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी के लिए, पहले मैं शिवम से पूछता हूं फिर प्रखर से पूछूंगा। शिवम, कितने घंटे पढ़ने चाहिए? ये जो सवाल है कि एक बच्चे को कितने घंटे पढ़ना चाहिए, ये हर बच्चे पे अलग अलग डिपेंड करता है। किसी बच्चे को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है तब जाके उसके मार्क्स या बाकी जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इम्प्रूव होती हैं। किसी बच्चे को कम पढ़ने में भी हो जाता है। तो ये सवाल ऐसे बोलना नहीं चाहिए कि इतने घंटे पढ़ना चाहिए, ऐसे एग्जैक्ट नहीं बताना चाहिए, क्योंकि सबके लिए अलग अलग होता है। बहुत शानदार। लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज हर बच्चे को 7 to 8 आवर्स तो मिनिमम पढ़ना ही चाहिए सेल्फ स्टडी में। प्रखर, आपका क्या जवाब है? मैं पहली बात से तो सहमत हूँ एकदम ही कि यह हर एक बच्चे पे अलग निर्भर करता है कि वो किस तेजी से चीज़ों को समझ पा रहे हैं। हर टॉपिक में हो सकता है कि कोई चीज़ आप जल्दी समझ जाएं, हो सकता है कोई चीज़ आप धीरे समझें। इसलिए मैं तो मानता हूं कि औरों से ये पूछना कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं, यही बहुत गलत चीज़ है। आपको नहीं पूछना चाहिए। हर एक बच्चे को अपने अनुसार एनालाइज करना चाहिए कि हाँ हम इतनी देर में पढ़ पा रहे हैं, और उस हिसाब से बनाना चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप 3, 4 या 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं, ढंग से पढ़ रहे हैं, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, लगातार निरंतरता से अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए वही बहुत ज़्यादा इनफ है जेईई मेंस क्रैक करने के लिए। तो मैं मानता हूं कि अगर आप 5 घंटे भी दिन के निकाल लेते हैं और उनमें अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा काफ़ी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा उतने में नहीं हो पा रहा है, तो आपको अपने अनुसार वो बढ़ा भी सकते हैं, वो आपके ऊपर ही निर्भर करता है पूरा। बहुत शानदार। जैसे आप लोग जेईई मेन में 99 परसेंटाइल से ऊपर आ गए अब आपका अगला लक्ष्य क्या है? अब आप आगे अपनी तैयारी को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? दोनों से ही ये सवाल है। पहले शिवम। अभी जैसे जेईई मेन का फर्स्ट सेशन कंप्लीट हुआ है, अभी जेईई मेन का सेकंड अटेम्प्ट आएगा, लेकिन वो परसेंटाइल इंप्रूव करने के लिए होता है। और उसके बाद कुछ ही महीनों बाद या इवन मई में ही, अप्रैल में वो खत्म होगा, मई में। हाँ, 26 मई को जेईई एडवांस का पेपर है, तो ज़्यादा महीने मिल भी नहीं रहे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मंथ्स मिल रहे हैं। तो सेकंड अटेम्प्ट पे मेरा उतना फोकस तो नहीं रहेगा जितना जेईई एडवांस पे रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में रैंक नहीं, मतलब परसेंटाइल अच्छी आ गई है, तो रैंक भी अच्छी आ जाएगी। हाँ, रैंक भी अच्छी आ जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। बहुत अच्छी आएगी। शिवम, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे और है, कितना रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप एडवांस के लिए? बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, पर फिर भी मैं आपसे पूछूंगा, क्या रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मैं ऐसे तो कुछ नहीं बोलूंगा कि मैं इतनी रैंक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन जितनी भी रैंक आ जाए वो अच्छी होगी, क्योंकि कभी भी इंसान को ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। कोई इंसान जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगा, अगर वो नहीं हो पाया तो उतना ही ज़्यादा उसको दुखी होगा, वो उतना ही ज़्यादा सैड फील करेगा। तो एक इंसान को कभी भी ओवर एक्सपेक्ट करना ही नहीं चाहिए, मेरा मानना तो ये है।
देखिए, मैं भी यही मानना चाहूँगा, शिवम ने और प्रखर ने बहुत अच्छी बात बोली। कितने घंटे पढ़ने चाहिए, जो प्रायः बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, कितनी रैंक आनी चाहिए, ये हमें बच्चों के ऊपर और हालात के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बच्चे मेहनत करते हैं, टीचर्स भी उस पे काफ़ी मेहनत करते हैं, पेरेंट्स भी मेहनत करते हैं। मेरा अभी भी मानना है, हर बच्चे की प्रतिभा अलग होती है। कई बार आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता। कई बार आप कम मेहनत में ही बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। तो इसलिए वो कहा गया है ना, कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। एक सवाल इनसे बाकी है एक सवाल राजीव सर पूछना चाहेंगे। कि जेई मेन में 99 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स लाने के बाद अब आपकी स्ट्रेटेजी यानी आपका लक्ष्य क्या है, आप आगे क्या करना चाहते हैं? अभी तो मैं 12वीं के साथ ही इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, तो अभी सबसे पहले मैं 12वीं के बोर्ड्स एग्जाम की तरफ अपना ध्यान रखना चाहूँगा। फिर उनके ख़त्म होते ही जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट आएगा, उसमें भी मैं चाहूँगा कि और अच्छे अगर नंबर आते हैं तो वो अच्छा ही होगा। उसके बाद मैं अपनी पूरी तैयारी जेईई एडवांस की ओर केंद्रित करना चाहूँगा, और उसमें जो भी रैंक आती है वो देखा जाएगा, तो आगे की बात है। अच्छा, आप दोनों बच्चों ने ही ये 12वीं के साथ साथ मतलब अभी इस साल आपने बोर्ड 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है बोर्ड देना है इनको। और बोर्ड एग्जामिनेशन आपको देना है और साथ के साथ जेई पहले हो गया, एग्जाम रिजल्ट भी पहले आ गया, तो ये तो बहुत मुश्किल होता है कि 12वीं के साथ साथ आप जो है जेई जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक कर लें और साथ के साथ जेई एडवांस के लिए भी आप लगे हुए हैं। दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से आप लोगों ने संतुलन बनाया है और आप दोनों को ही बहुत बहुत बधाई इस चीज़ के लिए कि जो भी अंक आप लेके आए हैं उसे आपने कोटा क्लासेस हरिद्वार का नाम रोशन तो किया ही है देश में, साथ के साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। और हम अपने सभी अभिभावक से ये वादा करते हैं कि इसी तरह साल दर साल हम मेहनत करते रहेंगे, हमारी पूरी टीम मेहनत करते रहेंगी। और जैसे डॉक्टर रवि वर्मा सर हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इन्होंने भी बताया आज इंटरेक्शन में कि क्या क्या चीज़ें अभिभावकों को भी ध्यान रखनी है और बच्चों को भी ध्यान रखना है। तो इन सभी बातों का ध्यान रख के हम आगे भविष्य में इसी तरह जेईई मेन, नीट में और 10वीं के बोर्ड हो, 12वीं के बोर्ड हो, इनकी भी तैयारी हम साथ साथ करते रहेंगे, क्योंकि हमारी संस्था जो है हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की, शिवालिक नगर में क्लास 8वीं से लेकर 12वीं तक और 12वीं पास आउट वाले बच्चों के लिए भी चलती है। और इसमें हम जो है बच्चों को 90% तक की स्कॉलरशिप के लिए एक एग्ज़ाम भी लेते हैं, जिसको कि कोटा स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट कहते हैं। तो अभी बहुत अच्छा अवसर है बच्चों के पास जो एडमिशन लेना चाहते हैं, वो इस टेस्ट को देके बहुत अच्छी स्कॉलरशिप पा सकते हैं। इन बच्चों को भी जो एडमिशन इनका हुआ था तो इनको भी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप मिली थी इनके मेरिट के बेस पे। तो मेरा सब बच्चों से यही उम्मीद है कि अच्छा करें और अपने देश का, अपने शहर का और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।